चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स ना। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एज यू नो कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने किया था हाफ ईयरली के टाइम में, ठीक है। और अभी आपका प्री बोर्ड होने वाला है, तो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि जो आपके MCQ है, केस स्टडी है, असर्शन है, उस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी MCQ देख लेते हैं स्टार्टिंग में। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कोलियोसिस इज अ पोस्चुरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू, यानी कि जो स्कोलियोसिस है, स्कोलियोसिस किससे रिलेटेड होता है? स्कोलियोसिस स्कोलियोसिस होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, पोस्चुरल डिफॉर्मिटी होती है कोई, है कि नहीं? पोस्चुरल डिफॉर्मिटी होती है। और पोस्चुरल डिफॉर्मिटी कितने टाइप की होती है? 5 टाइप्स की। और एक उसमें होता है स्पाइनल कर्वेचर। और स्पाइनल कर्वेचर में कितने हिस्से होते हैं? 3, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। तो जब हमें इतनी बातें पता होंगी तो हम एलिमिनेट खुद ब खुद कर लेंगे। तो इसने पूछा है स्कोलियोसिस एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है, किससे रिलेटेड है? मसल्स से, मांसपेशियों से रिलेटेड नहीं है, शोल्डर से नहीं है, लेग से नहीं है, ये तीनों एलिमिनेट हो गए। बचा क्या? स्पाइन। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, एलिमिनेट करने का तरीका हमें आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच डोमेन इन्वॉल्व्स इमोशनल ग्रोथ। जो इमोशनल ग्रोथ है वो कौन सा डोमेन है जो इन्वॉल्व रहता है उसमें? फिजिकल, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर। तो इन्होंने पूछा है जो इमोशनल ग्रोथ है, इमोशनल ग्रोथ यानी कि जो भावनात्मक ग्रोथ बच्चे की होती है, वो किस डोमेन में इन्वॉल्व रहता है उसका ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है उसका अफेक्शन, अफेक्टिव। अगर कुछ पड़ता है, किसी के ऊपर कोई अफेक्ट पड़ता है किसी भी टाइप का, उससे वो ज्यादा प्रभावित रहता है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे उसके पीयर ग्रुप से आ रहा है, किसी से भी आ रहा है, तो वो अफेक्टिव इसका आंसर आ जाएगा। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए साक्षी मलिक है कौन। साक्षी मलिक एक रेसलर है। रेसलर मतलब कुश्ती, कुश्ती की प्लेयर है, कुश्ती की खिलाड़ी है। तो बस इतने से अगर आपको इतना पता है तो आंसर आपका मिल जाएगा। बैडमिंटन प्लेयर है, चेस प्लेयर है, रेसलिंग में है, वेटलिफ्टिंग में है। तो रेसलिंग का मतलब क्या होता है? कुश्ती। तो कुश्ती की खिलाड़ी है साक्षी मलिक, जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर। किसकी खिलाड़ी है? कुश्ती की। हाउ मच फिजिकल एक्टिविटी इज रिकमेंडेड डेली फॉर अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 10 साल के बच्चे के लिए डेली आप कितना रिकमेंड करोगे कि कितना उसको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए? 20 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट या 90 मिनट? 60 मिनट, क्योंकि आपने थियोरेटिकल पोर्शन जब कवर किया था उसमें भी आप लोगों ने 60 ही मिनट पढ़ा था, तो आपको याद होनी चाहिए वो चीज। Which is the type of exercise recommended for adults of 18 to 64 years? 18 से 64 साल के जो अडल्ट होते हैं उनके लिए कितने टाइम के लिए बोला था? एक वीक में कितना बोला था? एक दिन में कितना बोला था? 30 मिनट्स। 30 into 5 150, मिनिमम 150 मिनट और मैक्सिमम 300 मिनट। तो है इसमें कहीं
एक 150 से 300 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी, ठीक है ना। मिनिमम 150 मिनट एक वीक में और मैक्सिमम 300 मिनट। द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड टू अडल्टहुड इज कॉल्ड, जो ट्रांजिशन पीरियड आता है चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, नया आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ट्रांजिशन पीरियड चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच, यानी कि बचपन से अडल्टहुड। नया तो क्वेश्चन नहीं है, हाँ हाँ सर कर देते हो एकदम से। एक है चाइल्डहुड और एक है अडल्टहुड, इसके बीच में कौन सा स्पेस आता है, पढ़ाया हुआ है ना, क्या पढ़ाया हुआ है। सबसे पहला क्या पढ़ाया था, इन्फेंसी, शैशवावस्था, इन्फेंसी पढ़ाया था, फिर चाइल्डहुड पढ़ाया था, चाइल्डहुड में अर्ली मिडिल और लेटल पढ़ाया था, और उसके बाद एडोलसेंस पढ़ाया था, उसके बाद अडल्टहुड। तो इन दोनों के बीच में कौन है, एडोलसेंस। व्हाट इज वन कॉमन कोज ऑफ नॉकनीज, नॉकनीज का कॉमन कारण क्या है, क्या कारण है नॉकनीज का, मतलब जो नॉकनीज है उसके कारण कई बताए थे आपको, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, और अर्ली एज में चलने के लिए प्रेशराइज करना, बहुत सारी चीजें बताई थी। तो इसमें क्या है, नॉट इनफ कैल्शियम, बीइंग ओवरवेट, सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नन ऑफ दीज। कोज ऑफ नॉकनीज, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापे को भी एक कारण बताया गया था। तो इसमें इन्होंने लिखा है नॉट इनफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम ज्यादा मात्रा में नहीं लेते हो, लेकिन लेते तो हैं। बीइंग ओवरवेट, तो इसमें सबसे सुटेबल यही बैठेगा, बीइंग ओवरवेट, यानी कि जब वो वजन आपका बढ़ जाए ज्यादा। विच एक्सरसाइज हेल्प्स करेक्ट फ्लैट फुट, फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, फ्लैट फुट को, जो चपटा पैर होता है उसको ठीक करने के लिए स्विमिंग, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वॉकिंग ऑन टोज, हाँ ये भी ठीक रहेगा। हिल्स रेज, हिल रेज, ये उठा करके सिटअप्स, सबसे ठीक वॉकिंग ऑन टॉस या हिल रेज, दो दो बन रहे हैं, दो, वॉकिंग ऑन टोज एंड हिल रेज। वैसे ये ऑप्शन अगर आपको बताऊं, इसका मतलब भी टोज पे वॉकिंग करना है भाई, एडिया उठाकर, और इसका मतलब क्या है, वॉकिंग ऑन टोज यानी कि पंजों पे चलना, और इसका मतलब क्या है, एडिया उठाना। तो वही है, इसमें दोनों ही आंसर बन जाएंगे, इसके दोनों ही आंसर बन सकते हैं, दोनों ही सुटेबल हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर दोनों एक साथ दे दिए, कौन सा लगाना है फिर, हिल रेज का। वैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं बोर्ड में, ऐसे नहीं आएगा, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। हु इज द इंडियन वुमेन हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोई वुमेन है जिसने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, वो कौन है। मैरी कॉम काहे की खिलाड़ी है, किस स्पोर्ट्स को खेलती है मैरी कॉम, बॉक्सर है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। पीवी सिंधु ये भी बैडमिंटन खेलती है। सानिया मिर्जा ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। तो दो प्लेयर तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, मैरी कॉम और सानिया मिर्जा। अब ये साइना नेहवाल और पीवी सिंधु बचे हैं। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए, साइना नेहवाल ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है इन्होंने ओलंपिक में, वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु ने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते हैं। लेकिन कैसे लगातार 2, यानी कि एक इस साल जीता है, एक नेक्स्ट ओलंपिक में। पहले इन्होंने सिल्वर जीता था बैडमिंटन में ही, और फिर नेक्स्ट ईयर इन्होंने, यानी कि नेक्स्ट ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट है पीवी सिंधु, ठीक है। What is one big reason that stops many women from playing sports? बड़ा कारण क्या है, वो बड़ा कारण क्या है जो महिलाओं को स्पोर्ट्स खेलने से रोकता है, क्या है भाई। बीइंग टू टॉल, बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। लो रेड ब्लड सेल्स, लो आरबीसी। हैविंग हाई स्टेमिना, हाई स्टेमिना होता है। ईटिंग हेल्दी फूड, क्या है, नहीं ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन कुछ और आना चाहिए यहां, ठीक है ना, से छोड़ दीजिए।
व्हाट इज मिनार्क? मिनार्क क्या है? फर्स्ट पीरियड, लास्ट पीरियड, मंथली पेन, एक्सरसाइज रूटीन। मंथली पेन और एक्सरसाइज रूटीन तो खत्म हो जाएगा, फर्स्ट पीरियड और लास्ट पीरियड में से क्या है? मिनार्क आपको पढ़ाया गया फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल एथलीट, तो क्या आएगा? फर्स्ट पीरियड। एमेनोरिया, एमेनोरिया क्या है? हैवी ब्लीडिंग, नो पीरियड्स, शॉर्टर साइकिल, पेनफुल पीरियड्स। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था? आप लोगों को यह बताया गया था कि जो आपका अमेनोरिया है वो आप दो तरह से पढ़ते हैं, या तो मिनार्क आने के बाद रुक जाता है, या तो फिर मतलब जो है डिले हो जाता है मिनार्क आने में। ठीक है ना, दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और इसमें क्या है? शॉर्टर साइकिल। शॉर्टर साइकिल का मतलब क्या है? मिनार्क आया और आने के बाद रुक गया, उसको कहते हैं शॉर्टर साइकिल। ठीक है, 4 साल 5 साल 10 साल आया फिर रुक गया, 4-6 महीने आया फिर रुक गया, वो होता है। ठीक है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल एथलीट ट्रायड। फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है? एक सिंड्रोम है जिसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं? अमीनोरिया, ओस्टोपोरोसिस एंड ईटिंग डिसऑर्डर, तीनों हैं। अब इसमें देखो कौन सा नहीं है, उसमें से कौन सा है? लो एनर्जी नहीं है, ईटिंग डिसऑर्डर यस, स्ट्रॉन्ग बोन्स नो, अमीनोरिया, अमीनोरिया भी दे दिया। अब इसने पूछा है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल एथलीट ट्रायड। फीमेल एथलीट ट्रायड का पार्ट नहीं है। देखो स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये ऑप्शन गलत है, यहां ओस्टियोपोरोसिस आना था। ठीक है ना, और यहां लो एलर्जी है ना, ये वाला आंसर फिर इसका ठीक बन जाता। ये ऑप्शंस भी थोड़े गलत दिए हुए हैं। ओस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू, ओस्टियोपोरोसिस किससे रिलेटेड है? ओस्टियो का मतलब क्या है? हड्डी। मैंने क्या कहा था? जहां ओस्टियो नाम आ जाए वहां हड्डी से रिलेट कीजिए सीधा सीधा। तो हाई ब्लड प्रेशर है क्या ये? डिके इन बोन्स डेंसिटी, यानी कि बोन डेंसिटी में कमी आ जाती है, यही है ना। वेट गेन तो नहीं है, हार्ट इश्यू भी नहीं है, तो क्या है? डिके इन बोन्स डेंसिटी। द फीमेल एथलीट ट्रायड इज अ सिंड्रोम। क्या सिंड्रोम है भाई? कौन सा है वो जिसमें तीन चीजें आती हैं? एथलीट ट्रायड इज सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय ऑस्टियोपोरोसिस, अमीनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर, ये तीनों उसमें आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलो अभी आपका सफर शुरू होता है तगड़े वाला, यहां से आ जाइए। बॉल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी दैट स्टार्ट्स इन अ चाइल्ड इन द डेवलपमेंट स्टेज कॉल्ड, यानी कि जो बॉल हैंडल करने की एक्टिविटी किसी बच्चे में एक कौन से स्टेज से शुरू होती है? बॉल को पकड़ने की किस स्टेज में पकड़ने लगता है? इनफेंसी में तो बॉल पकड़ने लगता है, वो पकड़ने लगता है भाई, फेंकता है बॉल पकड़ के, बस कैच नहीं करता, कैच नहीं कर पाता। तो कहां आएगा? अर्ली चाइल्डहुड में, मिडिल में कि लेटरल में? अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या है? 3 से 6, मिडिल की क्या है? 7 से 10, और लेटरल की क्या है? 11 से 12। तो अर्ली चाइल्डहुड में वो पकड़ पाता है, पकड़ भी पाता है, फेंक भी पाता है, पकड़ भी पाता है, फेंक भी पाता है। उसके बाद आ जाएगा इज अ पोस्चुरल डिफॉर्मिटी इन विच बोथ नीज टच और ओवरलैप ईच अदर इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है जिसमें दोनों नी टच हो जाते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में। नॉक नीज, काइफोसिस तो नहीं है, स्पाइनल कर्वेचर है, लॉर्डोसिस भी स्पाइनल कर्वेचर है, फ्लैट फुट में पैर चपटा हो जाता है, लेकिन नॉक नीज में इसको गेनु वेलगम, गम का काम चिपकाने का होता है ना, तो गेनु वेलगम भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। इन विच ओलंपिक्स डिड वुमेन पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया? एक्चुअल में मॉडर्न ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुए? 1896 में, लेकिन उस ओलंपिक में महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया, फीमेल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया 1900 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड? 11 साल के बच्चे के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज कौन सी है? ट्विस्टिंग, साइकिलिंग, पुलिंग, प्लेइंग विद हाई इंटेंसिटी आउटडोर गेम्स। हाई इंटेंसिटी के गेम कैसे खेल सकता है 11 साल का बच्चा भाई?
खेल सकता है, खेल सकता है, खेल सकता है, यस या नो? ट्विस्टिंग आसान है, साइकिलिंग भी आसान है, पुलिंग भी आसान है, प्लेइंग विद हाई इंटेंसिटी आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, क्रिकेट खेलना, कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, 11 साल का बच्चा हाई इंटेंसिटी के साथ। हाई इंटेंसिटी का मतलब समझते हो? पूरा दबाव डालने के बाद, तो वही तो हो रहा है। तो इनमें से क्या बनेगा फिर? साइकिलिंग मुझे सही इसका आंसर लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, साइकिलिंग। हाँ, पीवी सिंधु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप, सी वॉन मेडल। जो पीवी सिंधु थी, उन्होंने, वो पहली महिला थी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली। उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? देखिए, 2016 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, 2020 में उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन ओलंपिक्स के अंदर जीता। लेकिन यहां दिया हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में फर्क होता है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है आपका, इसका आंसर आप ढूंढ के लाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, पीवी सिंधु ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? अरे जब कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा तो क्या जीतेगा? तो फिर हद है यार, मतलब दिमाग लगा ही नहीं रहे, फटाफट लिखना शुरू कर दिया बस। वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या जीतेंगे आप? वर्ल्ड कप जीतेंगे तो गोल्ड तो जीतेंगे ना। फिर वही तो पूछ रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता तो 2019 में गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, लेकिन 2016 में उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर जीता, फिर उन्होंने 2020 में ओलंपिक में ब्रोंज जीता। व्हाट इज मेंट बाय द फीमेल एथलीट ट्रायड? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। फीमेल एथलीट ट्रायड से आप क्या समझते हैं? तीनों चीजें आपको पता है। व्हाट इज एमेनोरिया एंड हाउ डज इट अफेक्ट फीमेल एथलीट? अभी बताया था। मेंशन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इन चिल्ड्रन? क्या है? स्ट्रॉन्ग बोन और स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाता है और आपके कोऑर्डिनेशन और फिटनेस को इंप्रूव करने का काम करता है। व्हाट आर नॉक नीज? नेम वन करेक्टिव मेजर्स, यानी कि नॉक नीज क्या है और करेक्टिव मेजर बताइए, उसका क्या करेंगे? एक्सरसाइज बताई हुई है आप लोगों को। डिफाइन स्टैटिक पोस्चर विद वन एग्जांपल। डिफाइन स्टैटिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर क्या होती है, एक एग्जांपल के साथ बताइए। स्टैटिक पोस्चर रेफर्स टू द बॉडीज पोजीशन व्हाइल बीइंग स्टिल, यानी कि जब आप स्टिल होते हैं, खड़े रहते हैं एक जगह, सच एज सीटिंग, या तो बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग अपराइट विद अलाइंड स्पाइन एंड शोल्डर्स, जब आप सीधे खड़े रहते हैं, बिल्कुल सीधे, कमर भी आपकी सीधी रहती है, शोल्डर खुले हुए रहते हैं, वो इस पोस्चर में एग्जांपल दे सकते हैं आप स्टैटिक पोस्चर का। 2 कोज बताने हैं, 2 कोज बताने हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी के। अगर आपके बैठने की आदत, गलत बैठने की आदत है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो ये 2 कारण हैं, आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी लाइफस्टाइल जो डिजीज होती है उनको रोकने में कैसे हेल्प करती है? ये आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने का काम करेगी, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी और डिजीज के रिस्क को कम करेगी। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर, ज्यादा खाना, कम खाना, टाइम से ना खाना, वो सारी चीजें। नेम 2 साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। सेल्फ स्टीम आपका बूस्ट होगा और स्ट्रेस और एंजाइटी को आप मैनेज कर पाओगे। नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स फेस्ड बाय वुमेन इन स्पोर्ट्स। वो कौन कौन से बैरियर हैं जो वुमेन फेस करती है स्पोर्ट्स में? पहला एक तो फिजिकल है और दूसरा फिजियोलॉजिकल है। अब इसी में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज लो बोन मिनरल डेंसिटी एंड हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी? एक्सप्लेन द टर्म डायनेमिक्स पोस्चर विद एन एग्जांपल। लिस्ट एनी 2 cause of amenorrhea in female athletes. Mention 2 postural deformities and the body parts they affect. Write 2 ways of manage or prevent the female athlete triad. अब उसके बाद आ जाता है short answers। फिर आ गया explain the 3 components of the female athlete triad. Important questions हैं। Mention any 3 benefit of regular participation in physical activity for children.
फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है, मेंटल और इमोशनल वेलबींग बनती है और सोशल डेवलपमेंट होता है। एनी 3 कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड फ्लैट फुट। हाउ डज पुअर पोस्चर अफेक्ट द बॉडी? गिव 3 इफेक्ट्स। जब पुअर पोस्चर, गलत पोस्चर में आप बैठते हैं तो आप मस्कुलर और जॉइंट स्ट्रेन हो जाता है, आपको खिंचाव आ जाता है जॉइंट में आपके और मसल्स में। फिजिकल एफिशिएंसी आपकी घट जाती है, पेन होता है और डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इन फीमेल एथलीट। क्या है? पहला है जब एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी में डाइट में एनर्जी वाले आप कंपोनेंट्स नहीं लेंगे, ज्यादा ट्रेनिंग लोड के साथ ट्रेनिंग करेंगे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और प्रेशर अगर आप लेंगे। व्हाट आर 3 वेज टू प्रिवेंट और मैनेज द फीमेल एथलीट ट्रायड? फीमेल एथलीट ट्रायड को कैसे मैनेज किया जा सकता है? बैलेंस न्यूट्रिशन लें, मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट लें, अवेयरनेस रखें और एजुकेटेड हों। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी ऑन चिल्ड्रंस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ? चिल्ड्रन के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो क्या इफेक्ट पड़ता है? डेस्क्राइब 3 करेक्शन मेजर्स फॉर एनी वन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। किसी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक करने के 3 उपाय। एक्सप्लेन द टर्म लो एनर्जी अवेलेबिलिटी। लो एनर्जी अवेलेबिलिटी क्या होता है और ये एथलीट की परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है? इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर आ जाता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी में पूछा है अनीता, अ 17 ईयर ओल्ड लॉन्ग डिस्टेंस रनर। अनीता एक 17 साल की लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। हैज बीन ट्रेनिंग इंटेंसिवली फॉर नेशनल कंपटीशन। नेशनल कंपटीशन के साथ फुल डेडिकेशन के साथ वो ट्रेनिंग कर रही है। डिस्पाइट हर डेडिकेशन शी हैज नॉट हैड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। पिछले 4 महीने से उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है। हर कोच इज कंसर्न्ड एज अनीता आल्सो रिपोर्ट्स फैटिग, लो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंट लैग क्रैम्प्स। उसके कोच को भी पता है कि अनीता थकी हुई रहती है, एनर्जी कम रहती है उसमें और बार बार उसके पैरों में दर्द रहता है, क्रैम्प आते हैं। अपॉन कंसल्टिंग अ स्पोर्ट्स फिजिशियन, एक स्पोर्ट्स फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद उसको डायग्नोज किया गया कि उसमें अमेनोरिया है। उसको फीमेल एथलीट ट्रायड का जो एक कंपोनेंट है अमेनोरिया, तो वो उसको पाया गया। अब यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द फीमेल एथलीट ट्रायड? लो एनर्जी, हाई मेटाबॉलिज्म और लो बीएमआई। एमेनोरिया ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर्ड ईटिंग। एमेनोरिया ऑस्टियोपोरोसिस, अच्छा सॉरी, ये पूछ रहा है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द फीमेल एथलीट ट्रायड। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या देंगे आप? एमेनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ईटिंग डिसऑर्डर। ये 3 चीज ही तो होती है फीमेल एथलीट ट्रायड में, ऑस्टियोपोरोसिस, अमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। व्हाट इज द लाइकली कॉज ऑफ अनीताज अमेनोरिया? अनीता के अमेनोरिया का क्या कारण था? भाई एक तो वो ओवर ट्रेनिंग करती थी, एनर्जी लेती नहीं थी, खाना अच्छे से खाती नहीं थी, तो वही उसका एक कारण था। लो कैलोरी इनटेक और इम्बैलेंस ड्यू टू ओवर ट्रेनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ इग्नोरिंग मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकता है? एक तो आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और दूसरा आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर आ सकता है, चलते चलते भी आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। ऐसे ये दूसरा आ गया आपका। रवि एक 10 साल का लड़का है जो अपना ज्यादातर टाइम टीवी देखने में और वीडियो गेम खेलने में बिताता है। उसके पेरेंट्स उसके बढ़ते हुए वेट को लेकर और खराब पोस्चर को लेकर परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उसके स्कूल ने अभी एक फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है बच्चों को इंकरेज करने के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, जैसे योगा, फुटबॉल और डांस। ठीक है, बात समझ आ गई क्या क्या बोल रहा है? फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इन चिल्ड्रन? बच्चों के ऊपर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज का क्या अफेक्ट पड़ता है? उनका वेट कंट्रोल रहता है, ओवरवेट नहीं होते और मसल्स उनकी मजबूत हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन के ऊपर मोटर डेवलपमेंट, इनमें से मतलब कौन मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस के अंदर? क्या है?
पहले तो डाइट अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हो। व्हाट इज वन वे टू हेल्प रवि इंप्रूव हिज पोस्चर, अपनी पोस्चर को ठीक करने के लिए रवि को क्या करना चाहिए, उसको लगातार फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। केस स्टडी 3 भी देख लेते हैं। प्रिया एक 13 साल की लड़की है, वो ज्यादातर कंप्लेन करती है कि उसके कमर में दर्द रहता है, ठीक है, जो उसके कंधे हैं वो झुके रहते हैं। उसकी फिजिकल एजुकेशन टीचर ने पाया कि उसको पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, क्योंकि वो बैठने की उसको गलत आदतें हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी प्रिया बहुत कम करती है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट ने कंफर्म किया कि उस बच्ची को राउंड शोल्डर है, ऐसे चलती है ना करके, तो राउंड शोल्डर है। तो इसने पूछा इनमें से पोस्चरल डिफॉर्मिटी कौन सी नहीं है, फ्लैट फुट, नॉक नीज, स्कोलियोसिस या स्ट्रॉन्ग पोस्चर। वन कोज ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, पुअर सिटिंग हैबिट, गलत बैठने की आदतें। विच करेक्टिव मेजर इज सुटेबल फॉर प्रिया, डूइंग स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। केस स्टडी 4, ये ऐसे ही करके ये क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे आपके, ये अनसॉल्व्ड है केस स्टडी, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन देख लीजिए। फीमेल एथलीट ट्रायड को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए और इसके कंपोनेंट, कोज और प्रिवेंशन मेजर बताइए। ऐसे करके 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद लिखना कैसे है, ये लिखना है, देखो आपको, लो एनर्जी अवेलेबिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, लो बोन मिनरल डेंसिटी, प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, describe various types of postural deformities in children, what are their cause and corrective measures। जो बच्चे हैं उनमें पोस्चरल डिफॉर्मिटी के टाइप बताइए और उनके कारण क्या हैं और उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो बताया काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। फिर उनको ठीक करने के इन्होंने बताई हैं कुछ एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एक्टिविटी की स्पोर्ट्स में, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल बेनिफिट होता है, मेंटल और इमोशनल बेनिफिट होता है, सोशल बेनिफिट होता है। 2 क्वेश्चन और देख लो। डिस्क्राइब द डिटेल द रोल ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड रेस्ट इन प्रिवेंटिंग मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन अमंग फीमेल एथलीट। यानी कि जो फीमेल एथलीट होती हैं उनके लिए पोषण, ट्रेनिंग और रेस्ट का क्या रोल है, ठीक है। ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। What are the benefit of women's participation in sports? अगर महिलाएं खेलों में प्रतिभाग करती हैं तो उसका क्या फायदा है, तो यही चीज है, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आज के लिए इतना ही, ओके। इसके आगे कल देखते हैं। थैंक यू।